मुझे लिटरली प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में कुछ खास डिफरेंस पता नहीं था इस तैयारी से पहले। सही बता रहा हूँ मैं आपको, एमपी क्या होता है, एमएलए क्या होता है, ये सब मुझे कुछ पता नहीं था। तुम ऐसी क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई थी पढ़ाई में कि पहले प्रयास में ही ये कारनामा कर दिया? मैंने चैट जीपीटी की काफ़ी हेल्प ली। मेंस, प्री और मेंस के बीच में मैंने फ्रैंकली बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ किया। चैट इंटरव्यू की, वैसे तो आपने इंटरव्यू के दिन अखबार पढ़ ही लिया था, लेकिन इंटरव्यू के लिए जब जाए बच्चा कैंडिडेट, तो वो किस प्रकार की बातों का ध्यान रखते हुए वहाँ पर पहुँचे? आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था कि क्या होगा क्या होगा। कुछ लोग मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे तो मैं उनको बिल्कुल अवॉइड कर रहा था। सिर्फ एक दिन ही न्यूज़पेपर पढ़ा था जिस दिन मेरा इंटरव्यू था, और हाँ उसी दिन मेरा मतलब जिस दिन मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था उसी न्यूज़पेपर में से कुछ मुझसे पूछ लिया था इंटरव्यू से। वाइफ ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब मेरे हर एग्ज़ाम में मेरे साथ में गई। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के दौरान पूरे दिन भर सेंटर के बाहर, वो उस टाइम पे एकदम अंदर से ऐसा हुआ कि हाँ यस ये तो मुझे पता है। तो वो मतलब वो एक बेसिकली वो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो गया इंटरव्यू में। ठीक है, तो इंटरव्यू में एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप तो साथियों, यूपीएससी का रिजल्ट आ चुका है और ये जो खास कवरेज या इंटरव्यू आप कह सकते हैं, ये हम करने वाले हैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, और साथ में जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं तैयारी जिसकी भी करते हैं, जैसे जो स्टूडेंट्स किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया या कोई अन्य नीट आईआईटी, कोई भी कंपटीशन फाइट करने के लिए आप तैयारी करते हैं, तो उनके लिए स्पेशली अगर हम फोकस करें तो यूपीएससी का जो है ना अभी रिज़ल्ट आया तो क्वालिफाई किया हमारे तेजवीर भाई ने। तेजवीर भाई दोंगड़ा अहीर से, ज़िला महेंद्रगढ़ से हैं। आप ट्रैक्टर से समझ गए होंगे कि हम गांव घर में बैठे हैं और यहाँ पर हम इनसे बातचीत करेंगे। इनकी स्टोरी तो जानेंगे ही, लेकिन साथ में इनकी स्ट्रेटजी भी जानेंगे और कुछ जो इनकी सफलता के मंत्र जो इन्होंने छुपा रखे होंगे वो आपके साथ साझा करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तेजवीर जी, एक बार पुनः आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इनकी एक बधाई वाली वीडियो जो है ना, कवरेज जो है वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। तो कैसा मतलब आज का दिन रहा? वैसे पहले तो एक बार पुनः ये काफ़ी एक्साइटिंग है मेरे लिए, मतलब मैंने सोचा नहीं था जो लिस्ट अभी कल आई, तो लिस्ट के बाद में तो अभी मैं बहुत कुछ आपको ज्ञान दूंगा कि मैंने ये किया वो किया, लेकिन फ्रैंकली लिस्ट आने से पहले तो मेरे दिल में बहुत ही हलचल मच रही थी 2-3 दिन से। अभी पहले होली थी तो मैं होली भी ठीक से सेलिब्रेट नहीं कर पाया था, लेकिन आज भगवान की दया से फिर से भगवान ने होली सेलिब्रेट करने का मौका दिया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये शुरुआत कब से कहाँ से हुई? कब सोचा कि यूपीएससी करना है? जी देखिए, मेरी तरह हर बच्चे का मुझे लगता है कि सपना होता है बचपन से ही कि हमें एक वो वर्दी वाली फ़ोटो देखते हैं हम लोग। तो मतलब बचपन से सपना था आईएएस आईपीएस बनने का, लेकिन उसके बाद में फिर मैंने जब 11th-12th में अपनी आईआईटी की तैयारी करी, मैं आईआईटी बॉम्बे गया, तो फिर वो सपना थोड़ा मतलब बैक सीट पे चला गया। मतलब मैं जॉब करने लग गया, इंडियन ऑयल में मैंने जॉब करी। उसके बाद में मतलब ये मैंने शादी भी कर ली थी, अभी मेरी 3 साल की बच्ची भी है। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि मैं मतलब कम्प्लीटली ये जो मेरा ड्रीम था इसको मैं बैक सीट पे ले चुका था। फिर उसके बाद में मेरी शादी में मेरे एक दोस्त आए थे, प्रणव विजयवर्गीय, जयपुर के रहने वाले हैं, वो आईआईटी बॉम्बे के मेरे बैचमेट हैं। तो उन्होंने उसी साल AIR 60 उन्होंने क्रैक किया था, अभी वो गुजरात कैडर में IAS ऑफिसर है। तो जब मैं उनसे मिला तो फिर मुझे थोड़ा लगा कि यार मतलब मुझे भी करना था और मुझे भी लगता अब करना चाहिए। फिर उसके बाद में मेरे बड़े भाई नरवीर ने भी मुझे मोटिवेट किया कि आपको ये एक्चुअली करना चाहिए। तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि मतलब हाँ चलो ठीक है एक बार कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल। तो फिर उसके बाद में वहाँ से मैंने स्टार्ट किया। उसके बाद में लेकिन मैंने काफ़ी सारी स्टोरीज सुनी हुई थी कि मतलब यूपीएससी एस्पिरेंट्स थोड़ा मतलब लंबा खिंच जाता है ये सफ़र। तो मैंने एक्चुअली जॉब क्विट नहीं किया उस टाइम पे, और मैं अपनी जॉब के साथ में ही अपने बेसिक्स पे काम करता रहा। तो उसके बाद में मैंने ये 25 का जो अटैम्प्ट दिया प्रीलिम्स, मुझे एक्चुअली प्रीलिम्स से थोड़ा डर लगता था फ्रैंकली। तो मैंने प्रीलिम्स भगवान की दया से जब क्लियर हुआ तो उसके बाद में मैंने प्रीलिम्स और मेंस के बीच में पटेल नगर रहकर तैयारी करी। वहाँ पर मैंने बहुत सारी कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज़ लगाई और वहाँ पर मैंने फ्रैंकली मतलब अपना सब कुछ जो बोलते हैं 100% वहाँ पर दिया। मतलब लिटरली मैंने 16 से 17 घंटे उस टाइम पे पढ़ाई करी थी उन 3 महीनों में। तो वो 3 महीनों की वजह से ही फिर मेरा मेंस एग्ज़ाम क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में जब इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू भी मेरा फर्स्ट फेज़ में ही आ गया था। मेरा 15 दिसंबर को इंटरव्यू था, तो इंटरव्यू भी अच्छा रहा। उस टाइम पे मैं एक्चुअली मैंने वेट गेन कर लिया था। जैसा काफ़ी सारी वीडियोज़ आती हैं एस्पिरेंट्स की जो पहले काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, वेट गेन कर लेते हैं, तो वहाँ पर वो फेज़ मेरा भी रहा है बेसिकली। मैं आपको अपनी वेट गेन वाली फ़ोटो दिखाऊंगा तो आप मुझे पहचान नहीं पाएंगे। तो मेंस वाला जो फेज़ था वो काफ़ी डिफ़िकल्ट था।
बट उस फेज से निकल कर फिर जब मैंने इंटरव्यू दिया और अब फाइनली ये रिज़ल्ट आया है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छा लगा जी। अच्छा, आपने एक ही आंसर में बहुत सारी चीज़ें है ना बता दी। हम पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं वापस से। अमूमन ऐसा हो पाता है कि कोई सोलो कैंडिडेट होता है, सिंगल होता है, और वो अपने फोकस्ड रह के तैयारी करता है। यूपीएससी में मतलब तैयारी काफ़ी करनी पड़ती है। फोकस्ड आदमी तब रहता है जब सिंगल ही रहता है। आप मैरिड थे, इवन एक गुड़िया भी थी, तो कैसे ये सब मैनेज किया आपने? ये वाइफ ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मतलब मेरे हर एग्ज़ाम में मेरे साथ में गई। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के दौरान पूरे दिन भर सेंटर के बाहर मुझे जो भी रिक्वायरमेंट है वो मुझे प्रोवाइड करवाई। मेंस में तो लिटरली मतलब 9 एग्ज़ाम होते हैं, 5 दिन में 9 एग्ज़ाम होते हैं। तो मतलब मैं सुबह 4 बजे उठता था, मुझे जो कुछ रिवाइज़ करना होता था वो मैं रिवाइज़ करता था। उसके बाद में मतलब मुझे लिटरली उस फेज़ में कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं थी कि मुझे मतलब क्या खाना है, क्या पीना है, क्या कुछ एनर्जी ड्रिंक लेनी है, वो सारा मेरी वाइफ़ ने हैंडल किया उस टाइम पे। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ सिंगल लोग ही इसको क्रैक कर सकते हैं। डेफिनेटली मेरी वाइफ़ का काफ़ी सपोर्ट रहा इसमें। एक बात बोली थी आपने कि जब मैं प्रीलिम्स देने जा रहा था तो मुझे थोड़ा सा डर था। ये सबके माइंड में आता होगा जब भी कोई भी पहली बार करता है, तो क्या कहेंगे कि किस प्रकार से प्रीलिम्स से डरे ना? तो प्रीलिम्स के लिए मेरा एक सभी एस्पिरेंट्स के लिए एक खास मैसेज रहेगा कि जनरली हम लोग काफ़ी सारी कोचिंग्स के चक्कर में या फिर कहें कि बहुत सारे करंट अफेयर्स के चक्कर में, काफ़ी सारी न्यूज़ के चक्कर में हम लोग भटक जाते हैं। यूपीएससी का सिलेबस काफ़ी वास्ट है, तो जनरली एस्पिरेंट्स जो हैं वो बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें कर लेते हैं, जिसके चक्कर में जो उनके जो बेसिक्स रहते हैं वो एक्चुअली उस वहाँ पर गलतियाँ कर देते हैं। तो मुझे ये, क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जिन्होंने पहले ये एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो उन्होंने मुझे ये काफ़ी अच्छे से गाइड कर दिया था कि आपको बेसिक्स पे ही काम करना है। और वहीं से मैंने अपने बेसिक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग करे। और मतलब फ्रैंकली मैं कंप्लीटली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ। मेरे 10th क्लास में 75 मार्क्स आए थे सोशल साइंस में, जो कि बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है। तो मतलब मुझे लिटरली प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट में कुछ खास डिफरेंस पता नहीं था इस तैयारी से पहले। सही बता रहा हूँ मैं आपको, एमपी क्या होता है, एमएलए क्या होता है, ये सब मुझे कुछ पता नहीं था। तो क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड था तो मुझे इन सब के बारे में कोई आइडिया नहीं था। बट जब मैंने ये प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो उसके बाद में जब मैंने इन सब चीज़ों के बारे में सीखा तो थोड़ा इंटरेस्टिंग भी लगा। और वहाँ से फिर बेसिक्स मैंने अपने स्ट्रॉन्ग करे और बेसिक्स की वजह से ही मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ। तो मेन बात तो बेसिक्स है, मतलब आप अपने बेसिक्स क्लियर करके चलें और फिर सीधे सही दिशा में मेहनत करें। अच्छा, आपका फर्स्ट प्रयास था ये और फर्स्ट प्रयास में ही आपने क्वालिफाई कर दिया। बहुत बड़ी बात होती है अपने आप में यूपीएससी क्वालिफाई करना, और उसमें भी पहले ही प्रयास में कर देना। आप बधाई के पात्र हैं। अच्छा, ऐसी क्या स्ट्रेटजी आपने बनाई थी पढ़ाई में कि पहले प्रयास में ही ये कारनामा कर दिखाए? देखिए, जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम है वो क्वालिफाइंग नेचर का है। मतलब आपको सिर्फ वो क्वालिफाई करना है, उसमें आपका कितना स्कोर आ रहा है वो मैटर नहीं करता है। एक पर्टिकुलर नंबर से आपको ज़्यादा नंबर लेके आने होते हैं, तो आप एक बार क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन इस एग्ज़ाम में जो डिसाइडिंग फैक्टर रहता है वो मेंस एग्जामिनेशन रहता है। 9 पेपर होते हैं उसमें, 9 में से 2 तो क्वालिफाइंग नेचर के होते हैं अगेन, लेकिन 7 पेपर के मार्क्स जो हैं वो काउंट करने होते हैं। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि राइटिंग प्रैक्टिस करनी चाहिए। मतलब जनरली जो एस्पिरेंट्स हैं वो मोस्टली क्या करते हैं कि सिर्फ पढ़ते रहते हैं। वो मे बी जो 1 डे एग्जामिनेशंस रहते हैं, जैसा आपने एसएससी मेंशन किया था या फिर कोई XYZ एग्ज़ाम्स हो गए, उन एग्ज़ाम्स में ये स्ट्रेटजी में भी काम कर सकती है। बट यूपीएससी में आपको पेन उठाना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको मेंस एग्जामिनेशन से ही आपकी रैंक आने वाली है जी। तो मेंस एग्जामिनेशन में तो आपको लिखना ही पड़ेगा। उसके अलावा मेरा जो ऑप्शनल था वो केमिस्ट्री ऑप्शनल था। तो केमिस्ट्री ऑप्शनल में मैं खुद केमिस्ट्री काफ़ी, क्योंकि मैं 11th-12th से केमिस्ट्री मैंने पढ़ा है, फिर आईआईटी के दौरान भी केमिस्ट्री से टच रहा, तो केमिस्ट्री ऑप्शनल मेरा काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। अभी वैसे मार्क्स आए नहीं है, बट आई एम श्योर कि केमिस्ट्री ऑप्शनल में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स आए होंगे, उसी की वजह से मेरे इतने ये अच्छी रैंक आई है। और उसके अलावा मैं एक और मैसेज जो देना चाहूँगा, जनरली एक यूपीएससी एस्पिरेंट्स के दिमाग में ये रहता है कि हमें न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पढ़ना चाहिए। मैं फ्रेंकली आपको बता रहा हूँ, मैंने सिर्फ एक दिन ही न्यूज़पेपर पढ़ा था, जिस दिन मेरा इंटरव्यू था। और हाँ, उसी दिन मेरा मतलब जिस दिन मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा था उसी न्यूज़पेपर में से कुछ मुझसे पूछ लिया था इंटरव्यू से। ठीक है, तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़पेपर वाला दौर है वो अभी आई थिंक चला आ गया, मुझे लगता है। मैंने चैट जीपीटी की काफ़ी हेल्प ली। मेंस, प्री और मेंस के बीच में मैंने फ्रेंकली बहुत ज़्यादा एआई का यूज़ किया। चैट जीपीटी की हेल्प से मैंने अपने आंसर्स तैयार किए और वो काफ़ी हेल्पफुल रहे मेंस क्लियर करने में फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो ये स्ट्रेटजी इनकी जो है ना, बेसिक जो तैयारी करने से तो थी, लेकिन साथ में इन्होंने एआई से भी इसको कनेक्ट कर दिया, चैट
जीपीटी या फिर आप जेमिनाई, हमने आज 2 से 3 इंटरव्यूज़ किए जो रिजल्ट आने के पश्चात, सभी जो क्वालिफायर्स का ये कहना है कि हमने एआई का इसमें इस्तेमाल किया और जो न्यूज़पेपर का ज़माना है थोड़ा सा पीछे, बाकी इस पर आप स्वयं अपने हिसाब से पुनर्विचार कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। अच्छा, मेंस तक भी आ गए, प्रीलिम्स भी हो गया, अब बात करते हैं इंटरव्यू की। वैसे तो आपने इंटरव्यू के दिन अखबार पढ़ ही लिया था, लेकिन इंटरव्यू के लिए जब जाए बच्चा कैंडिडेट, तो वो किस प्रकार की बातों का ध्यान रखते हुए वहाँ पर पहुँचे? तो इंटरव्यू में फ्रैंकली मुझे भी मतलब अगेन डर लग रहा था कि इंटरव्यू में कैसा क्या होगा, बट सबसे पहला तो जनरली हमें उस फेज़ में एटलीस्ट अखबार पढ़ना चाहिए। जैसा मैं आपको बता रहा था कि न्यूज़पेपर जो है वो जो दौर है वो थोड़ा पीछे चला गया है, बट उस फेज़ में एक्चुअली हमें न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। मैं सही आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूँ। मैं जब अपना सुबह उठ के और जब मैं यूपीएससी भवन जा रहा था, तो उस टाइम पे मेरी वाइफ ड्राइव कर रही थी और मैं उस टाइम पे न्यूज़पेपर मैंने उस दिन ख़रीद लिया था। मैंने वो न्यूज़पेपर वाले को बोला था कि कल न्यूज़पेपर लेके आना। तो उस दिन मैं अखबार पढ़ते हुए जा रहा था, तो उसी दिन शायद इंडिया ने कोई स्क्वाश का वर्ल्ड कप जीता था। तो वो न्यूज़ मुझे कभी पता नहीं होती अगर मैं उस दिन न्यूज़पेपर ना पढ़ता तो उसी दिन इंडिया ने स्क्वाश का वर्ल्ड कप जीता था। और जब मैं फिर वो न्यूज़ पढ़ के, मुझे एक्चुअली थोड़ा बुरा लगा था उस न्यूज़ पे, क्योंकि वो न्यूज़ एकदम छोटी सी न्यूज़ दी हुई थी। और हम जब अगर लेट्स से क्रिकेट का वर्ल्ड कप अगर कोई जीत गया होता या कुछ और जीत गए होते, तो मतलब वो बहुत बड़ी एक नेशनल न्यूज़ बन जाती। लेकिन वो जब स्क्वाश का वर्ल्ड कप हमने जीता, तो एक छोटी सी उसमें दी हुई थी, तो मुझे एक्चुअली उस टाइम पे बुरा लगा। और वो इस वजह से आपके दिमाग में कहीं मुझे वो क्लिक हो रहा गया कि चलो ठीक है, ये स्क्वाश का वर्ल्ड कप है। तो फिर जब मैं एंटर हुआ वहाँ पर, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि रिसेंटली हमने एक वर्ल्ड कप जीता है। तो मुझे वो उस टाइम पे एकदम अंदर से ऐसा हुआ कि हाँ यस, ये तो मुझे पता है। तो वो मतलब वो एक बेसिकली वो वहाँ से मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट हो गया इंटरव्यू में। ठीक है, तो इंटरव्यू में एक्चुअली सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप कैसे बोलते हैं, कैसे आप अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि वो नॉलेज जो है वो आपकी चेक कर चुके हैं मेंस एग्जामिनेशन में। नॉलेज मतलब वहाँ पर चेक नहीं कर रहे होते हैं जनरली लोग, फिर से नॉलेज के पीछे ही भागने लग जाते हैं। बट इंटरव्यू में नॉलेज जो है वो आपकी चेक नहीं करते हैं। इंटरव्यू में आपको वो देखते हैं कि आपके बैठने का तरीका कैसा है, आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, आप जब बाहर निकल रहे हैं तो आप उनको थैंक यू बोल के आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जो हैं वो इंटरव्यू में मैटर करती हैं पर्सनल, क्योंकि उस आपका आम व्यवहार कैसा है उससे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसके अलावा मतलब इंटरव्यू के लिए एज सच कुछ एक्स्ट्रा बहुत कुछ प्रिपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। जो क्वेश्चंस मुझसे पूछे थे वो मेरे मेंस एग्जामिनेशन से ही पूछे थे बेसिकली। बी विद यू ओनली। हाँ, बस आप बी योरसेल्फ उस टाइम पे इंटरव्यू में, तो यही एक फंडा रहेगा मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, कुछ बुक्स की बात कर लेते हैं। कौन सी बुक्स पढ़ते थे और किन राइटर्स की रिकमेंडेड बुक्स? जी, तो हर एस्पिरेंट की तरह जो मतलब इस एग्ज़ाम की बाइबल है, मतलब जिसको बोलते हैं कि उस बुक के बिना कोई ये एग्ज़ाम आई थिंक क्लियर नहीं कर सकता, वो लक्ष्मीकांत है। तो पॉलिटी के लिए मैंने लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी थी, और हर एस्पिरेंट को पढ़नी चाहिए, मतलब उसका कोई सब्स्टिट्यूट है ही नहीं। तो लक्ष्मीकांत मैंने, आप विश्वास मानिए अगर मैं आपको अपनी बुक दिखा दूंगा, उसमें मतलब लिटरली मैंने हर पेज पे कलर वलर वो सब किया हुआ है, तो मतलब कम से कम मैंने उस बुक को 20 बार पढ़ा होगा। तो लक्ष्मीकांत ये हो गई पॉलिटी के लिए। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके अलावा मैंने सुदर्शन गुज्जर सर के लेक्चर्स करे थे अनअकैडमी से, तो वो भी मेरे लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। लेकिन ज्योग्राफी में एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी में मैंने विवेक सिंह सर के लेक्चर्स देखे थे, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहे। और उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट्स थे, जैसे एनवायरनमेंट हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गया, ये सब मैंने खुद से करे थे बेसिकली। अच्छा, चलिए अंत में एक रिज़ल्ट की बात कर लेते हैं। जैसे रिज़ल्ट आता है, रिज़ल्ट आप यहाँ पर ही थे या कहीं बाहर थे उस समय? मैं कल आया रिज़ल्ट। हाँ, कल आया ना। हाँ, तो कल आया, तो मैं गुड़गांव था कल जी। मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, और मतलब ये एक्चुअली रिज़ल्ट आने की न्यूज़ जो है वो 2-3 दिन से चल रही थी कि आने वाला है, मौसम बिगड़ने वाला है, ऐसा कुछ मतलब जो ग्रुप्स में चल रहा था। तो उस टाइम पे मतलब मैं अपने आप को ये बहुत समझाने की कोशिश कर रहा था कि ठीक है, इट्स जस्ट एन एग्ज़ाम, सिर्फ एक एग्ज़ाम ही है, इससे ज़िंदगी नहीं रुकती है। लेकिन वो मैं अपने आप को समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो कुछ हो ही नहीं पा रहा था। मतलब लिटरली मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था कि क्या होगा। कुछ लोग मुझसे बात करने की कोशिश कर रहे थे, तो मैं उनको बिल्कुल अवॉइड कर रहा था। फिर फाइनली कल मेरे एक दोस्त की शादी थी, उस दोस्त ने एक्चुअली मुझे काफ़ी हेल्प करी थी, तो उसी का मुझे फ़ोन आया। उस टाइम तक पीडीएफ एक्चुअली सर्कुलेट नहीं हुई थी। जनरली पीडीएफ टेलीग्राम पे सर्कुलेट हो जाती है, लेकिन उस टाइम पे पीडीएफ सर्कुलेट नहीं हुई थी। तो उन्होंने मेरे को बस 5 सेकंड में बोला, हाँ भाई तू बन गया।
तो उसके बाद में मुझे लगा कि भाई चलो ठीक है, फिर उन्होंने मुझे PDF भेजी और जब वो नाम सर्च हुआ तो काफ़ी अच्छा लगा। फिर ये बात रही रिजल्ट की। अब बात कर लेते हैं एक बार उन कैंडिडेट्स की जो अब इस इंटरव्यू को देखकर या जैसे भी उन्होंने पहले से प्लान बना रखा होगा उनको तैयारी करनी। जी। अब वो जब वो तैयारी करने के लिए चलते हैं तो वो सोचते हैं कि क्या पता, जैसा आप शुरुआत में कह भी रहे थे कि यूपीएससी की प्रिपरेशन जो है कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म भी प्लानिंग हो सकती है। तो आपने तो पहले झटके में कर दिए काम, तो वो हो सकता है फिर कोशिश ही ना करे, सोचे 5 साल कौन खपाएगा, 7 साल 8 साल कौन खपाएगा। क्या मैसेज है? और वैसे हमारे साथ बहुत बड़ी युवा ऑडियंस जुड़ी हुई है, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे, क्या मैसेज आपकी तरफ से? तो मेरा मैसेज ये रहेगा सभी जो आने वाले एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए कि हमारे जैसे लोग इस एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। जनरली एग्ज़ाम से पहले ऐसा लगता है कि जो एग्ज़ाम क्लियर करते हैं वो तो कोई पता नहीं कैसे ही लोग रहते होंगे, तो हमारे जैसे आपके जैसे ही लोग एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला मेरा मैसेज ये रहेगा कि आपको अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है, मतलब फाइनली आपको लिस्ट में अपना नाम लेकर आना है, तो आपको अपना मेंस जो है वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। जनरली एस्पिरेंट्स प्रीलिम्स तक ही अटके रहते हैं, मतलब उनको लगता है कि ठीक है चलो हम प्रीलिम्स पहले क्लियर कर लेंगे उसके बाद में फिर देख लेंगे। बट एक्चुअली आपको एग्ज़ाम के लिए पहले मेंस क्लियर करना मतलब मेंस प्रिपेयर करना पड़ेगा। जब आप मेंस प्रिपेयर्ड रहोगे, हो सकता है आपका पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स ना निकले, दूसरे अटेम्प्ट में ना निकले, लेकिन जिस साल आपका प्रीलिम्स निकलेगा फिर उसी साल आप फाइनल लिस्ट में भी रहेंगे, अगर आपने मेंस अपना अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है तो। मेंस को अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, सिलेबस के जो पॉइंट्स हैं उनको बहुत अच्छे से, अभी तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिंपली आप ChatGPT पे डालिए, ChatGPT से बहुत अच्छी मतलब ChatGPT ने एक्चुअली मेरी बहुत हेल्प करी है, तो मैं अब उसमें क्या ही आपको इस पे ज़्यादा बताऊं, लेकिन बहुत हेल्प करी है। तो ChatGPT का उसमें आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल कीजिए, स्मार्टली इस्तेमाल कीजिए और मेंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। प्रीलिम्स जब क्लियर होगा तब आप फाइनल लिस्ट में होंगे। वैसे तो ये हमारा अंतिम सवाल ही था, लेकिन जब आपने ChatGPT की वापस से बात करी तो मुझे एक सवाल और ध्यान आ गया। अमूमन आज के सिनेरियो की अगर हम बात करें तो जो यूथ है वो या तो मोबाइल खेल लें या सोशल मीडिया कर लें, इस पर अपना समय जाया करते हुए दिखाई पड़ते हैं, और जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं वो भी कई बार हो सकता है इस पर टाइम ख़राब कर देते हो। आपने इस सिनेरियो में किस प्रकार से अपने मोबाइल और सोशल मीडिया को मैनेज किया? सोशल मीडिया मैंने फ्रैंकली प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो फेज़ था वो अपना सोशल मीडिया मैंने कुछ इस तरीके से हैंडल किया था कि मैं जो भी न्यूज़ देखूं, जो भी मेरे सामने कोई लेट्स से मैं कोई रील भी स्क्रॉल कर रहा हूं तो वो रील भी मुझे मोदी जी की ही दिखाई देती थी, रील भी मुझे सरकार की योजनाओं के बारे में ही दिखाई देती थी। तो मतलब जनरली हम लोग क्या करते हैं, जैसी रील्स, क्योंकि वो तो एल्गोरिदम है उसमें, तो जैसी आप रील्स देखेंगे वैसे ही आपको 5 रील्स और दिखाएगा वो। तो आप अपना जो इकोसिस्टम है वो ऐसा बनाइए कि जो एक्चुअली आपके काम की चीज़ है, अगर वो चीज़ आप देखेंगे तो वो आपके लिए एकदम अच्छा भी साबित हो सकती है। ठीक है, तो आप जो अगर रील्स भी स्क्रॉल कर रहे हैं तो कुछ जो गवर्नमेंट की साइट्स हैं, गवर्नमेंट भी रील्स बनाती है इनफैक्ट, है ना, mygov.in पे सरकार खुद रील्स डालती है, तो आप उन सब रील्स को देखिए। आप जो व्हाट्सएप चैनल्स है सरकार के उनको फॉलो कीजिए। आप जो भी अगर आप इंस्टाग्राम भी चला रहे हैं तो उसमें भी सरकार वाली जो साइट्स हैं, सरकार की जो हर स्टेट गवर्नमेंट्स भी डालती रहती है अपनी स्कीम्स के बारे में, तो उन रील्स को स्क्रॉल कीजिए। तो आपका एक ऐसा इकोसिस्टम बन जाएगा कि आपको हर जगह पर, आप इंस्टाग्राम खोलेंगे तब भी आपको सरकार की वो सब चीज़ दिखेंगी, यूट्यूब पे भी दिखेंगी, तो वहाँ से एक्चुअली आपको काफ़ी हेल्प हो सकती है, आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रिकॉल कर पाएंगे आप। चलिए, बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया आपने। हाँ जी जी। और साथियों, आप भी, हम चाहेंगे कि आप भी ऐसे ही जो है ना, जैसे भाई ने तैयारी की है तेजवीर जी ने, ऐसे ही आप भी तैयारी करें। आप अपना जो भी प्रतियोगी परीक्षा देने जा रहे हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना थैंक यू सो मच। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें इतना सुना। बाकी इस तरह की और भी सकारात्मक खबरें, इंटरव्यूज़ आपके लिए लाते रहेंगे, सीखते रहिए, और ये सीखने सिखाने का जो सिलसिला है हम जारी रखेंगे अपने चैनल के ऊपर। बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।